हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे पेपर कौन सा वाला? आज हम करेंगे फिजिक्स का 9702 पेपर एएस लेवल का पेपर 1 अक्टूबर नवंबर 2024। ओके, आपने अपना सेंटर नेम, कैंडिडेट नंबर, सेंटर नंबर और अपना कैलकुलेटर का नाम यहाँ लिखना होता है। अब आगे आ जाओ, पेपर में वो क्या कर रहा है, स्टार्ट करते हैं पेपर को। आ जाओ भाई। पेपर में वो फरमा रही है, पहले मुझे बताओ विच स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज इज करेक्ट। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी इसका क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या दो चीजें होती है, आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी के पास एक होता है यूनिट, दूसरा होता है उसके पास मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन होने के लिए उसके बाद ये दो चीजें होनी चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया डी। डी वाला ही आंसर है सिर्फ। ओके, आगे चलो। व्हाट इज अ रीजनेबल एस्टीमेट फॉर ऑफ द मास ऑफ सॉलिड सफियर ऑफ द कॉपर। पहले तो यार डेंसिटी कॉपर का उसने वो दे दिया। पहले मैं अगर कह लेता हूँ वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी का यहाँ क्या काम है बताता हूँ भाई, सबर तो करो। वाटर की डेंसिटी का हमारे पास कितनी होती है? हमारे पास होती है 1000 kg। जगह नहीं रह गई। 1000 kg पर मीटर क्यूब। ऐसी बात है, हाँ जी ऐसी बात है। अब वाटर की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसी बात है जी, हाँ जी। अब उसने हमें दे दिया है सफियर, सॉलिड सफियर। देखो भाई, सॉलिड सफियर उसने दे दिया। सफियर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सफियर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सफियर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब है 4/3 करो, पाई करो, आर करो। आर क्या आ गया? आर हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को हम पहले कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो ये हो गया हमारे पास 30 क्यों। ऐसे यार देखो, जो हमारे पास डायमीटर होता है ना, वो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, तो रेडियस क्या हो गया? डायमीटर का हाफ। ओके, डायमीटर अब हमने उसको मैं कर रहा हूँ ऐसा यूनिट में, तो सेंटीमीटर था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, और उसको हमने इसका ले लिया 4/3 पाई आर, उसका होल का क्यूब ले लिया। तो हमारे पास आ रहा है 0.11309 मीटर क्यूब। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। देखो अब जो कॉपर है वो क्या चीज है? कॉपर इज अ मेटल। कॉपर इज अ मेटल, इट इज अ कंडक्टर। कॉपर इज अ मेटल, वो एक मेटल है, ये एक कंडक्टर है। क्या मेटल की डेंसिटी, क्या कॉपर की डेंसिटी, क्या आयरन की डेंसिटी या किसी भी मेटल की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है? क्या आप कैसे कर सकते हो यार? देखो, जब आप कॉपर या किसी मेटल को डालते हो पानी में, तो क्या वो सिंक करता है या फ्लोट करता है? वो नीचे चला जाता है, वो डूब जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होनी चाहिए। अब उसका हमें कॉपर की, मतलब कॉपर की जो डेंसिटी है, कॉपर के स्पेलिंग क्या होते हैं भाई? कॉपर के स्पेलिंग ऐसी ओके, ये लो। कॉपर की डेंसिटी पानी से ज्यादा होनी चाहिए। पानी की कितनी है? पानी की है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अभी हम kg पर मीटर क्यूब में रखते हैं ना। ओके, कॉपर का हमें मास ढूंढना है। चलो हम इसको कर लेते हैं एक्स, इसको हम देते हैं ग्रीन में। ओके, एक्स हमने कर लिया। कॉपर का मास हमें ढूंढना है। वॉल्यूम हमने अभी ढूंढा है। कितना वॉल्यूम हमने अभी ढूंढा? उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 0.11 ओके, तो हमारे पास आ गया 0.11309। इट शुड बी ग्रेटर देन हाउ मच? 1000। तो अब हम x को करेंगे तो x का हमारे पास आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 1113 kg। ओके, x शुड बी ग्रेटर देन 1113 kg। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ रही है? ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, और हमारे पास आ रही है सी या डी। अब देखो यार, डी को अगर आप करो ना, तो मैं आपको डी आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप डी का वॉल्यूम हमारे पास है ना, ठीक है, अगर हम कहते हैं डी आंसर कर लेते तो हम कॉपर की डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। डी को हम करते हैं कितना है? 1 लाख में से 1 लाख में से 1 मिलियन 1 मिलियन। ओके, ये हो गया इसका मास। वॉल्यूम हमारे पास क्या है? 0.11309। इसका जब हम निकालेंगे क्या कहते हैं डेंसिटी, तो हमारे पास कितनी आती है? 100, फिर 3 दफा 0, 1 2 3, फिर हमने नीचे कर देना है 0.11309। ओके, हमारे पास आ रही है 8.8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। 8.8 इंटू 10 की पावर 6, मतलब ये बहुत ज्यादा डेंसिटी है। ये बहुत ज्यादा डेंसिटी है। और अगर हम 1000 के लिए करते हैं, चलो हम 1000 के लिए भी करके दिखा देते हैं। ये इसको अगर वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करोगे, तो वाटर की तो है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये बहुत मिलियन टाइम्स जो है, ये कॉपर की डेंसिटी पानी से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये मेक सेंस है, ठीक है, रीजनेबल बात होती है, रीजनेबल बात है। अभी हम कहते हैं 1000 में ऐसा अगर हम ले लेते हैं कॉपर का, और हम इसको डिवाइड करते हैं इसके वॉल्यूम से, व्हाट इज द डेंसिटी देन? हम क्या देख भी लेते हैं, हमने देख लिया कि 113 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना सकता कि 10 लाख मैस, क्या 1 लाख मैस नहीं हो सकता इसका। 1 लाख मैस इसका नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास क्या आ रहा है? 8842 8.8 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, ऐसा ही है। 8 नहीं, इंटू 10 की पावर 3, 883, ये क्या आ रहा था? 8842.5। ओके, तो 8.8 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो मतलब ये देख लो, मेक सेंस ना? ये देखो, अब वाटर की कितनी है? 1, 10 की पावर 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और वाटर की है, ठीक है, 10 की पावर 3 मैंने बाहर ले लिया ना, और 8.8 है हमारे पास कॉपर की। ठीक है, तो ये मेक सेंस, ये रीजनेबल है, ये रीजनेबल है। इधर अगर मैं करता हूँ, अगर इसको मैं ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाता है? ये हमारे पास होता है कि वाटर की 1 है और कॉपर की हो जाएगी 8.8 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 8.8 और 10 की पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया, मतलब इतनी गुना, मतलब एक वाटर 1 है तो वाटर के 8.8 गुना कॉपर की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। और अगर मैं इसको करता हूँ, क्या कहते हैं, अगर मैं इस वाले मैच को ले लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि 8.8 इंटू 10 की पावर 3, 8.8 इंटू 10 की पावर 3 कितना बनता है? 8.8 इंटू 10 की पावर 3 बनता है 8800। 8800 टाइम्स जो है कॉपर की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। तो ये जो है पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास आंसर नहीं है। इसका क्या आंसर होगा?
इसका आंसर सिर्फ होगा हमारे पास सी। हमारे पास इसका आंसर आ गया सी, हमने लगा दिया इसका आंसर सी। आगे आ जाओ। हाँ जी, ये मुझे स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ लग रहा है A2 के एस्ट्रोनॉमी से। हाँ जी, ये लुमिनोसिटी होती है, आप सीख लो यार। ये देखो, ये देखो, इसको आप A2 में जगह के सीखोगे। ये होती है लुमिनोसिटी, और ए को हम कह लेते हैं 4πr²। यार पेन के साइज छोटा कर लो, 4πr²। और ये हमारे पास होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये हमारे पास होता है थर्मोडायनामिक टेंपरेचर। ये आप करोगे A2 में जाके, ओके, एस्ट्रोनॉमी के एंड वाले चैप्टर में। हाँ जी भाई, अभी वो कह रहे हैं मुझे इसके बेस यूनिट बता दो यार, दिखा लेते हैं। पावर का क्या होता है? पावर का होता है हमारे पास, पहले तो पावर का आप सीखो यार। पावर होती है हमारे पास एनर्जी वर्क डन ओवर टाइम, या एनर्जी ट्रांसफर ओवर टाइम, ठीक है, टाइम। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन? जूल्स। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड्स। तो ये बन जाएगा जूल्स के क्या होता है ऐसा यूनिट? जूल्स क्या होता है? पहले तो जूल्स होता क्या है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू एस। फोर्स के क्या होते हैं यार? फोर्स क्या होता है हमें? तो फोर्स का हो गया हमारे पास केजी इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपको याद होने चाहिए, क्या कहते हैं, फोर्स के और जूल्स के आपको याद होने चाहिए, ओके। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये जनरली आपको एग्जाम से पहले ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए, ताकि ये आप काम जल्दी जल्दी कर सको। हाँ जी, केजी पर मीटर, तो हमारे पास इसका आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। हाँ जी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, ओके, यस, इंटू सेकंड। नो नो नो, मीटर, ओ भाई ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है भाई, ये ऐसा है। ये हो गया मीटर, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास जूल्स के, तो हमारे पास पावर के क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर कितने पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -1। तो ये हमने इंडिसेस लगा देना है, मतलब ऐड कर लेना है सेकंड की पावर को, बेसिस सेम है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास पावर का। अगर अच्छे बच्चे तो आप पावर के यूनिट भी याद कर लोगे, ओके। ये हो गया हमारे पास पावर का। अब हमने पावर के को डिवाइड करना है किससे? किससे डिवाइड करना है हमने पावर को? किससे डिवाइड करना है यार? इसको अगर मैं यहाँ ले आऊँ ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू पी ए इंटू टी की पावर 4। ये थर्मोडायनामिक उसने बताया भी होगा ना, ये देखो, सरफेस टेंपरेचर ऑफ द स्टार। अच्छा, उसने बताया नहीं है? उफ उफ उफ, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है थर्मोडायनामिक टेंपरेचर, बल्कि ऐसा यूनिट जो है वो थर्मोडायनामिक, हाँ जी, ऐसा यूनिट टेंपरेचर का जो ऐसा यूनिट है वो थर्मोडायनामिक टेंपरेचर का होता है केल्विन। वो जो आपने 6 यूनिट्स होते हैं आपको याद होने चाहिए, ओके। तो अब एरिया, सरफेस एरिया का क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास हो गया 4πr²। सफियर का हमारे पास होता है 4πr², यस, 4πr² हमारे पास होता है सरफेस एरिया का। अभी हमने क्या किया है, और हमारे पास F इज इक्वल टू L/4, हाँ जी, 4πr², यस, वो होता है स्टैंडर्ड कैंडल का फॉर्मूला। अभी हम कह रहे हैं रेडियम फ्लक्स इंटेंसिटी। अभी एस में भी आ जाओ। हाँ जी, क्या सा एरिया का क्या होता है? एरिया का होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर, यस, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास हो गया टेंपरेचर का होता है केल्विन की पावर 4, केल्विन की पावर 4। हाँ जी, तो अब आ जाओ, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू केजी सेकंड की पावर -3 केल्विन की पावर -4। ये हमारे पास आ गया, ओके। ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? ये हमारे पास ऑप्शन है ए। ये नहीं है भाई, क्या हो गया मुझे? ये हमारे पास बी ऑप्शन, बी। हाँ जी भाई, आगे सवाल को क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं अवॉइड थ्रो द स्टोन विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पहले मैं लिख लेता हूँ ना जो चीजें मेरे पास है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 10। अब अगर तो ये रेजिस्टेंस निगलिजिबल होगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होती है, हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होती है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ओके, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली इसने फेंका, ये देखो, इसने फेंका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ, उसने वर्टिकल वेलोसिटी का कुछ मेंशन किया नहीं, उसने वर्टिकल वेलोसिटी का कुछ मेंशन नहीं किया। तो हमारे पास जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। वो हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कर रहा है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब हो जाती है तो आपने वर्टिकल वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग हाइट इज 8, द स्टोन थ्रो पैराबोलिक, ओके, अंटिल इट हिट्स द ग्राउंड एज शोन, ओके। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, तो मतलब ux इज इक्वल टू uv/। इसका मतलब हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम हॉरिजॉन्टल के लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी, स्पीड हमारे पास है u है व्हिच इज इक्वल टू v/, व्हिच इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये लेट्स x कर लेते हैं और ओवर टाइम लगा देते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये सारा जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा, ये सारा यहाँ से लेके इधर तक, ओके, एक ये और ये सारा, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। इसको मैं x कह देता हूँ, ओके। अभी उसने दिया नहीं है, वरना अगर वो दे देता तो टाइम निकल आता। अच्छा, अभी उसने, हम वर्टिकल के लिए लगाएंगे, वर्टिकल के लिए हम क्या लगाएंगे? वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है? जब इक्वेशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, इक्वेशन जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक तब लगती है इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। स्ट्रेट लाइन, ओ यार लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, हम आपके लिए लिख लेते हैं, इधर आ जाओ। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है? दो कंडीशन है उसकी। पहली, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब वो पहले वाली हॉरिजॉन्टल के क्यों नहीं लगी, इसके लिए क्यों लग रही है मैं बताता हूँ। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। देन कम्स द सेकंड कंडीशन व्हिच इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या वर्टिकल में हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? जी हाँ जी, है हमारे पास। कौन सी एक्सेलरेशन है यार? इसको मैं करता हूँ ब्लू से। ये देखो, हमारे पास जब हम नीचे इसको फेंक रहे हो तो इस पोजीशन में इसके पास वेट मौजूद होता है। वेट में हमारे पास क्या होता है? W इक्वल टू mg,
तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगी हमारे पास W इज इक्वल टू ma, तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगी g के बराबर। g हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रहता है। इफ यू आर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, g रिमेंस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर रेडियली इनवर्स। A2 की बात है, A2 में आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फील्ड, आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। हाँ जी, अभी वो क्या फरमा रहे हैं, अभी हमने इक्वेशन मोशन इस्तेमाल करनी है। ओके, इक्वेशन मोशन के लिए हम कौन सी वाली इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे s इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर ओवर 2। u क्या है, 0। मैंने अभी कहा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, ये देखो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0। हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट। ओके, आपने ये s और हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या 8, ये देखो उसने दिया हुआ 8। ओके, आगे आ जाओ। 8 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज विच इज g, डाउनवर्ड्स है, जब डाउनवर्ड्स हो तो एक्सेलरेशन g के बराबर होती है विच इज 9.8, और जब अपवर्ड्स हो तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव g के बराबर होती है। ओके, यस, नेगेटिव g के बराबर होती है विच इज 9.8 और 9.81 होता है, 9.8 और ये हो जाएगा नेगेटिव में। ओके, तो नेगेटिव अभी पॉजिटिव है, 9.8 और नीचे ही जा रहा है ऑब्जेक्ट, t स्क्वायर ओवर 2। तो आपके पास t की पॉजिटिव वैल्यू आएगी और वो हमारे पास बनेगी टाइम इज इक्वल टू 1.3 सेकंड्स। से पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ओनली। Now comes question 5. Question 5, what is he asking? He is asking four cuboids with identical lengths, breadth and height. Okay, मतलब cuboids है, उनका वॉल्यूम सेम है, सेम लेंथ, सेम एरिया, सेम। ओके, अभी एरिया की तो बातें नहीं हो रही ना, ना वॉल्यूम की हो रही है। अच्छा, the cuboids are held at the same depth. Okay, this is the same. ये और ये हर क्यूबॉइड के लिए ये चीज जो है ये सेम है, ये सेम है। ओके, ये कांस्टेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हाइट जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही। ओके, द डिस्प्लेस्ड जो हाइट जिसमें डिस्प्लेस्ड है वो सेम है। उसकी एक की डेंसिटी है रो के, जिसकी 4 टू अच्छा w वाटर की डेंसिटी रो है, इसकी 4 है, 2 है, p है, 0.5 है। विच स्टेटमेंट करेक्ट? यार पहले तो आप देख लो अपथ्रस्ट कब होता है, अपथ्रस्ट होता है रो vg, हमें ये पता है, लेकिन 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 रो जी अपथ्रस्ट हमारे पास क्या होता है, अपथ्रस्ट हमारे पास हो गया रो vg। हाँ जी, रो वॉल्यूम डेंसिटी mg। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाओ कि वो क्या फरमा रहे हैं, वो अपथ्रस्ट की बात है। हाँ जी, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, हर किसी का वॉल्यूम मैंने बता दिया उसने पहले ही, सेम ब्रेथ है, सेम हाइट है, तो सेम वॉल्यूम है, सेम एरिया है, सेम लेंथ है। ओके, आगे वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि अपथ्रस्ट, यार अपथ्रस्ट ऑब्जेक्ट लगा रहा होता है या अपथ्रस्ट पानी लगा रहा होता है? अपथ्रस्ट पानी लगा रहा होता है, अपथ्रस्ट पानी लगा रहा होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपथ्रस्ट पानी लगा रहा होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसमें ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं होता। इधर भी पानी की डेंसिटी आती है, इधर भी, और इधर आ गया वॉल्यूम ऑफ, हो गया क्या कहते हैं ये, इधर भी अगर हम कहते हो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ही आता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना डिस्प्लेस हुआ है, कि कितना जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस हुआ है वो हर जगह में इक्वल है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। ओके, अब वो क्या फरमा रहे हैं वो, अब हाँ जी, अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों है। देखो भाई, आपने पहले देख लिया कि उसने हमें क्या कहा था कि अपथ्रस्ट, मैं बताता हूँ, ये हमारे पास आ गई वेट की फोर्स, ये हमारे पास आती है वेट की फोर्स। ओके, ये सीधी आ गई वेट की फोर्स, हर किसी के लिए ये अलग है, क्योंकि नहीं मास, तो उसने मास का कुछ बात की है, द क्यूबॉइड्स आर द सेम डेप्थ, 4 क्यूबॉइड्स आर इमर्ज, नहीं उसने मास की बात नहीं की। चलो छोड़ो, मास की बात नहीं की। हाँ जी, अब हमारे पास ये होगी अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपथ्रस्ट वेट के बराबर होगा। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है रो vg। अपथ्रस्ट पानी लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपथ्रस्ट पानी लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, रो पानी की डेंसिटी, वाटर का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड है, ये सेम है, हर किसी के लिए सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, इसके लिए भी सेम वॉल्यूम है, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, और इसके लिए भी सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, और हमारा जी तो कांस्टेंट रहता है। तो अपथ्रस्ट क्या हुआ, सबके लिए फिर सेम हो गया या नहीं हुआ, ये बड़ा जरूरी चीज है। अब आप उसको इससे नहीं करो, अपथ्रस्ट का कोई काम ही नहीं है इन जिसे, अपथ्रस्ट का तो काम ही नहीं है डेंसिटी ऑफ, इससे अपथ्रस्ट लगाता है पानी, पानी की डेंसिटी मैटर करती है, पानी का वॉल्यूम डिस्प्ले, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, ये अपथ्रस्ट ऑफ एन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इक्वल टू अपथ्रस्ट अप्लाइड बाय द वाटर ऑन दैट ऑब्जेक्ट, अप्लाइड बाय द फ्लूइड या अप्लाइड बाय द फ्लूइड, गैस भी हो सकती है, ऑन दैट ऑब्जेक्ट, और वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, वो ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को भी हमें इसकी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम की भी उसको जरूरत नहीं है। रो ऑफ वाटर एंड रो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन। ओके, तो ये हमारे पास सेम है हर चीज के लिए। ठीक है, हर कोई जो है सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, हर ब्लॉक सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, हर ब्लॉक के पास सेम डेंसिटी ऑफ वाटर में डिस्प्लेस्ड है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द क्यूबॉइड्स इज सेम। ये एक रेपिटेटिव एमसीक्यूज है, आप इसको अगर आपने पास पेपर में किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो अपथ्रस्ट है वो पानी लगाता है, और इसमें भी हम पानी का, जब हम पानी यहाँ हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी का वाटर ऑफ अपथ्रस्ट जो है वो पानी लगाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम अपना डिस्प्लेस कर रहा है इस पानी में, इस फ्लूइड में, ये सेम, इसके जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही ये डिस्प्लेस कर रहा है, उतना ही ये डिस्प्लेस कर रहा है, उतना ही ये डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए वॉल्यूम सेम है।
ये हाइट भी सेम है वो कह रहा है, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने कहा कि हाइट की क्या जरूरत थी, क्या हमें पता ये इसके लिए जरूरत थी, ये वॉल्यूम जो है वो सेम ऑक्यूपाई कर रहे हैं नहीं, इसके लिए हाँ फिर हमें हाइट की इस तरह हमें जरूरत थी, इसलिए हमें पता चल गया कि वॉल्यूम जो है वो सेम है, द वॉल्यूम आर द सेम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर सेम एंड ग्रेविटेशनल फ्रीडम इज कांस्टेंट, तो इसलिए हमने कहा कि आपसे जो है वो सेम रहेगा। आगे आ जाओ, आगे वो क्या फरमा रहे हैं, आगे वो फरमा रहे हैं इन विच एग्जांपल इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अ वेरी जरूरी 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 रफस, नॉट पॉसिबल मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्या मतलब क्यों नहीं मुमकिन, फॉर द अंडरलाइन ऑब्जेक्ट underline to be in equilibrium. What is meant by equilibrium? It is a very 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 important lafaz in AS. It is a very important lafaz in AS. A2 में भी है, लेकिन A2 में इतना नहीं है जितना AS में जरूरी है। A2 में भी ये लफज आता है, लेकिन AS में बहुत जरूरी लफज है। Resultant torque should be zero. Resultant force should be zero. इसका मतलब क्या हुआ, जब resultant force zero होगी तो जाहिर सी बात है resultant acceleration should be zero. ऐसी बात है, हाँ जी। अब हमारे पास क्या है, एन एरोप्लेन प्लेन क्लाइंब एट ए, ये तो बताया नहीं, भूल गया, जब एक्सेलरेशन जीरो होती है इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि क्या गया, हाँ जी ये लो भाई, हाँ जी एक्सेलरेशन जब जीरो होती है तो हमारे पास क्या चीज रहती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, जब ये जीरो होती है इसका मतलब है कि वेलोसिटी का ग्रेडियंट जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, वेलोसिटी की बात की है, स्पीड की बात नहीं की, इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और बैकवर्ड फोर्स इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड्स, रिजल्टेंट टॉर्क के लिए भी ये बड़ी जरूरी लफ्ज है। अब वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं एरोप्लेन, या देखो अब एक जहाज है वो ऊपर जा रहा है स्टडी रेट पे, कांस्टेंट रेट पे, कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है, उसका जो कांस्टेंट एट ए स्टडी रेट क्लाइम्स एट ए स्टडी रेट, इसका मतलब कि इसकी क्या वेलोसिटी जीरो हुई, नहीं इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, इसकी इसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुई, स्टडी रेट के मतलब है कि उसका जो डेल्टा वी और डेल्टा टी है वो कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा वी क्लाइम्स एट ए स्टडी रेट, नहीं एट ए स्टडी रेट का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हाँ अच्छा ये मतलब हमने देखा कि जो पॉसिबल नहीं है, हाँ स्टडी रेट का मतलब है कि वो एक स्टडी रेट पे वो जा रहे हैं, डेल्टा एक्स हमें डेल्टा वो कह देते हैं ना, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू पी, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है जीरो, रिजल्टेंट फोर्स क्या है जीरो, तो क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहा, नहीं, एरोस्पेन टाउ दैट ग्रेडेड एट कांस्टेंट एल्टीट्यूड, ये भी वही बात, एल्टीट्यूड कांस्टेंट है तो हमें कोई भी तो इट कैन कहते हैं भी वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट एल्टीट्यूड का मतलब है कि वो इसी क्या कर रहा है, टाउ कर रहा है, किसको क्या कर रहा है, टाउ द ग्लाइडर एट कांस्टेंट एल्टीट्यूड, उसकी हाइट कांस्टेंट है, उसकी हाइट कांस्टेंट है, लेकिन वो टाउ कर रहा है, एक ग्लाइडर को वो टाउ कर रहा है, तो हो सकता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में टाउ करे, हाँ जी ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी में टाउ करे, हमें तो नहीं पता ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी में टाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, हो सकता है वो वेरिएबल में करे, अगर और हो सकता है वो वेरिएबल में, अगर वो वेरिएबल में करता है तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, वो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल का मतलब है कि मुमकिन नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, इसमें हो सकता है वो टाउ करे कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो हो सकता है हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में टाउ करेगा इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, ओके, तो हो सकता है उसका रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, हो सकता है, इसका मतलब इसका हमें ये श्योरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि ये जा सकता है इक्विलिब्रियम से आउट इक्विलिब्रियम में जा सकता है, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में जा सकता है। सी पार्ट वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं स्पीड वो चेंजेस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज चेंजिंग, व्हेन आई सी वेलोसिटी चेंजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, at every point let me show you a little bit closer, at every point, this is the circle, at every point here, at every point the velocity is changing its direction, the direction of motion of is changing, and this is the tangent, इसको अगर मैं बनाऊंगा तो ये टेंजेंट से बनेगी, इसकी टेंजेंट ये है, इसकी ये डायरेक्शन, इसकी ये बन रही है, 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 at every point the velocity is changing, at every point in the circular path the velocity is changing, so I would say that C is the right answer, कोई मसले की बात ही नहीं है। टू बोट्स टॉप शिप इनटू द हार्बर, अब भाई मुझे क्या पता ये कांस्टेंट वेलोसिटी में कर रही हो, जब कांस्टेंट वेलोसिटी में कर रही होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में जब कर रही होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, हो सकता है उनका रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो हो, इसका मतलब होगा हमें पता नहीं है ना ये बात, इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास आंसर गलत है। हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं टू आइडेंटिकल बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकली अपवर्ड्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल ux इनिशियल इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड द सेम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहा है, x एक वैक्यूम में है, मैंने दिखा दिया, ये देखो ये x की बात कर रहा है, ये वैक्यूम, पहले हम x की बात करते हैं वैक्यूम की, वैक्यूम जब होती है क्या कोई एयर रेजिस्टेंस होती है, नहीं, नो एयर रेजिस्टेंस, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, g के बराबर होती है, अभी वो ऊपर जा रहा है, जब वो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, -g के बराबर होगी, बस -g के बराबर होगी, और आराम से ऊपर जाएगा, उसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट उसके वेट के बराबर है, वो आराम से ऊपर जाएगा और वेलोसिटी को जीरो करेगा, वहां जब मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी जीरो होगी फिर इस पे वो आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई एक्सटेंडेड फोर्स नहीं कर रही इस पे, जैसे अभी जैसे जो ताकि इसका जो है ये जल्दी रीच कर जाए अपनी मैक्सिमम पॉइंट को, जल्दी रीच करे, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये ऐसे हो कि ये जल्दी रीच कर दे, ऐसा नहीं हो रहा इसमें, ये अपने टाइम ले रहा है, अपने आपको पूरा टाइम ले रहा है अपने आपको अपनी मैक्सिमम पोजीशन रीच करने में।
अब वो आगे क्या फरमा रहे, अब आगे वो है वाई की बात। जो वाई है वो आप कह रहे हैं मैं तो हूँ एयर में है, तो एयर में उसके पास है रिजल्टेंट टू प्लस एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस तो हमारे पास वेलोसिटी बढ़ेगी, और क्या कहते हैं जब कम होगी तो हमारे पास वेलोसिटी कम होगी। ओके, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ये हमारे टर्मिनल वेलोसिटी में भी ये बात करी होगी। हाँ जी भाई, फिर वो क्या फरमा रहे हैं, फिर वो फरमा रहे हैं कि जब वेट और एयर रेजिस्टेंस मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होती है, इस पॉइंट पे जब रिलीजिंग के फौरन बाद वो कह दो एयर रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि जो वी है वो मैक्सिमम होता है। ओके, और ऊपर जब जा रहा होता है तो वी जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है, और मैक्सिमम पॉइंट में वी जीरो हो जाता है, और फिर हमारे जब वी जीरो हो जाता है तो वेट जो है रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाती है। क्योंकि जब वी जीरो होगा तो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस भी 0 न्यूटन की हो जाएगी, एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी। अब उसके बाद ये हमारे पास इधर इंक्रीज हो रही होगी वेलोसिटी, जब ये नीचे गिरेगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अब देखो यार, इसमें ये इसलिए है कि हमारे पास कि ये जल्दी रीच क्यों करेगा अपनी मैक्सिमम हाइट को, ये अपनी मैक्सिमम हाइट को जल्दी रीच कर जाएगा, ये अपनी मैक्सिमम हाइट को जल्दी रीच कर जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पे एक रिजल्टेंट फोर्स, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, इसमें एक एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स एक्ट कर रही है जो उसको कह रही है कि भाई तुम नीचे जाओ। ठीक है, हाँ जी, एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स है वो डिक्रीज कर रही है टाइम, लेकिन जैसे जैसे वो डिक्रीज कर रही है उस तरह जैसे मतलब जब एयर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी तो हमारे पास इसके रिजल्टेंट वेट के बराबर आ जाएगा, और ये तब होता है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मतलब एयर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी होती जा रही है डिक्रीज, वैसे वैसे हमारे पास एयर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होती जा रही है, जैसे वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है एक पॉइंट आएगा जब वो 0 पे रीच हो जाएगी वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाएगा, उसके बाद एयर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, पार्टिकल नीचे आ जाएगा। ये सब की बात है कि एयर रेजिस्टेंस वजह से मैटर कर रही है, एयर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इधर एयर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल वेट कांस्टेंट है, अब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट में अपनी पोजीशन में जाएगा, देखिए जहां तक वो जा सके अपनी पोजीशन में जाएगा, और वो है क्या कहते हैं अब जब वेलोसिटी 0 होगी, जब वेलोसिटी 0 होगी तब वो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इस यहां से इस पॉइंट से वो नीचे चला जाएगा, वेलोसिटी यहां से इस पॉइंट से नीचे चला जाएगा। आपको कोई एयर रेजिस्टेंस की कहानी नहीं दिखनी है, एयर रेजिस्टेंस जो है यहाँ मौजूद ही नहीं है। अब एक और बात कि जब हमारे पास, अब मैंने बता दिया कि वो टाइम कौन सा ज्यादा ले रहा है हमारे पास, ये वाला x, जब x टाइम ज्यादा लेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगी। ओके, जब x टाइम ज्यादा लेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो अब हम अब ये कर देते हैं कि x के लिए x जो है वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लेगा, जी x जब टाइम ज्यादा लेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगी, y टाइम कम लेगा उसकी डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ए, इसका हमारे पास आंसर आ गया ए। ये हमारे पास हो गया सवाल। अगर आपने इसका एक ग्राफ बनाना है ना तो आप ये ग्राफ भी आप इस तरह कर लो और इसका आप याद भी कर लो, मुझे लगता है आपको ये सही रह जाएगा। ग्राफ इसका मैं इस तरह बना देता हूँ, आ गया ये रहा, ये लो भाई। ओके, हाँ जी भाई, ग्राफ हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास आ रही है हाइट, इधर हमारे पास आ रही है एच हाइट, और ये हमारे पास आ रहा है टाइम। इधर हमारे पास आ गया ग्रीन वाला हमने किया, तो इधर से हमारे पास आ गया वैक्यूम, ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, वैक्यूम वाला ज्यादा टाइम ले रहा है। ओके, ये हम हाइट, अभी हाइट इनिशियली तो 0 थी ना, ठीक है, इनिशियली हाइट जो है वो 0 होगी जितनी वर्टिकल डिस्टेंस की बात करो, और ये हमारे पास हो गया टाइम, नहीं टाइम तो इसका कम हो रहा है, टाइम इसको रखता हूँ ब्लैक से, ये और ये। ओके, ये हमारे पास हो गया एयर का। ओके, एयर जो है वो कम टाइम ले रहा है और कम टाइम में अपने इसको रीच कर जाता है, और जो वैक्यूम है वो ज्यादा टाइम ले रहा है और ज्यादा टाइम में अपने आप को रीच करता है, और वो वैक्यूम ज्यादा टाइम से भी सरफेस पे आता है, एयर कम टाइम पे सरफेस पे आ जाता है। ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। ओके, कहाँ गया, हाँ जी, ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। आप इसको अगर आप याद कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। आगे चलो, अब हमारे पास आगे सवाल को क्या कह रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ लग रहा है हमारे पास। आ जाओ, क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि मुझे बताओ द ग्राफ शोज द वेरिएशन of what of velocity with time for a stone that falls from a bridge into a lake and sinks into the water। सबर यार, कहानी ना वो पढ़ी नहीं जाती मुझसे। पहले हमने एक स्टोन को उठाया with a stone that falls from a bridge। अच्छा, ये ब्रिज हमने बना दिया। अच्छा सर, ये ब्रिज नहीं होता लेकिन हमने कह दिया ये ब्रिज है। ओके, ये ब्रिज हो गया। ओके 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 ओके, that falls from a bridge and into a lake। अच्छा, ये लेक है and sinks to the bottom of the lake। ये हमारे पास इसकी बेस हो गई, और ये हमारे पास ये चला गया ब्लॉक, इस तरह आ गया, और यहाँ चला गया ब्लॉक। what will be reduced on the motion। अच्छा, इसकी जो वेलोसिटी है ना, इस पोर्शन ऑफ टाइम में, इस पोर्शन ऑफ टाइम में, इस पूरे पोर्शन ऑफ टाइम में मैं देख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, और ये जो सडन पोर्शन ऑफ टाइम चेंज, सडन जो चेंज आया टाइम में, ये वाला जो चीज आई है ये, ठीक है, ये इसलिए आई है क्योंकि जब वाटर अपनी इस सरफेस को हिट करता है, जब इस सरफेस को हिट, मैं इसको इरेट से कर लेता हूँ ना, हाँ जी, ये जब इस सरफेस को हिट करता है तो उस पर एक फॉरन चेंज आता है वेलोसिटी में, और फिर जो है वाटर स्टोन जो है इस सरफेस ऑफ वाटर पे हो रहा होता है, ये होता है सरफेस ऑफ वाटर पे, ये हमारे पास होता है क्या कहते हैं एयर में, ये एयर में होता है, यहाँ होता है सरफेस ऑफ वाटर में। ओके, फिर हमारे पास ये कांस्टेंट वेलोसिटी में रीच कर जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी में ये रीच करता है किधर, पानी के अंदर ये टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर रहा होता है। ओके, इधर ही आ गया पानी के अंदर, टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर दिया, और फिर वो हो जाती है उसकी वेलोसिटी 0, मतलब वो अपने बेस से लग जाता है, जब बेस से लग जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी गलत, द एक्सेलरेशन वाज इन डिक्रीजिंग विद टाइम, सही आंसर है। डिस्टेंस ट्रैवल इन वाटर गलत है, ये जो है डिस्टेंस ये कम है, एयर वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ये हमारे पास गलत चीज आ गई। हाँ जी ठीक है, ये हमारे पास गलत बात उसने कर दी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाज गलत। आ गया, द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ मोमेंटम द टाइम भी
व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार इन 10 सेकंड्स एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। जब t 10 सेकंड है तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी यार, इस तरह निकालते हैं ना रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन हमारे पास आ गई। 10 सेकंड है तो हमारे पास क्या होना है 1 और 2, 10 माइनस 0, बल्कि 10 सेकंड है ना। 10 सेकंड है तो हम बजाय इसके ये करें, हम इसको वो निकाल देते हैं, इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होना है ना, तो हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। सिंपल ग्रेडियंट निकालेंगे 20 और 4 इंटू माइनस 1 किया तो हो गया 3 इंटू 10 की पावर 4। हाँ जी भाई, अब कैलकुलेशन करें। 3 इंटू 10 की पावर 4, 3 इंटू 10 की पावर 4, आंसर ओवर 20, 1500 न्यूटन्स। बी आ गया आंसर हमारे पास आ गया। टू ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये लफ्ज बहुत जरूरी है। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? नो रिजल्टेंट फोर्स जब वो कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं, तो ज्यादा मोमेंटम की कंजर्वेशन क्या करते हैं, दोनों बाकी आती थी हमें। ये इसका नंबर, इस पॉइंट को, इस लफ्ज को लिखने का एक नंबर होता था आइसोलेटेड सिस्टम का, या नो रिजल्टेंट फोर्स लिखना। तो आपने लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जब भी ऐसे आ जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम। ओके, क्या मतलब? टोटल इनिशियल मोमेंटम, इसको मैं छोटे से लिख लेता हूँ, टोटल इनिशियल मोमेंटम, मैं मोमेंटम को पी कह रहा हूँ, इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ओके, क्या मतलब? इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम जब एक क्वांटिटी में आएगा, वही हमारे पास चेंज इन मोमेंटम दूसरी क्वांटिटी में आएगा। देख लेते हैं। एक्स एंड वाई कोलाइड एंड सेपरेट, मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द मास ऑफ वाई। ओके 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 भाई, इसका क्या मतलब हुआ पहले? तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज जो टोटल इनिशियल है वो टोटल फाइनल है। इसका हमारे पास जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वही टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर है। तो इसमें से मैंने ये बात निकाल सकता हूँ कि जो एक्स में जो इनिशियल मोमेंटम था और वाई में जो इनिशियल मोमेंटम था वो एक्स के फाइनल मोमेंटम और वाई के फाइनल मोमेंटम के बराबर आ जाए। इसका ये मतलब है कि चेंज इन एक्स का मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन वाई का मोमेंटम। ओके, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। अगर मैं इस तरह चेंज की बात करता हूं तो मैं इस तरह ही रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या कहते हैं, एक्स का मोमेंटम इज इक्वल टू नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई का मोमेंटम। ओके, और इसका क्या मतलब हुआ? ये इसी तरह जैसे अब ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है, फोर्स, तो हम यही कह लेंगे कि फोर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स ऑफ वाई। नेगेटिव फोर्स का क्या मतलब है? डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ, यार इतनी गंदी राइटिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ है। इक्वल बट ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शंस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शंस। ये हमने सारी कहानी लिख ली। अभी क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम से इतनी बातें आपको आ जानी चाहिए दिमाग में। एक्स एंड वाई कोलाइड, वो सेपरेट हो जाते हैं। द मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन द मास ऑफ वाई, एक्स का मास वाई से ज्यादा है। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चेंज इन मोमेंटम गलत, चेंज इन मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। फोर्स ऑन वाई इज ग्रेटर गलत, फोर्स ऑन एक्स इज द सेम लेंथ ऑफ टाइम। ये देखो यहाँ जो टाइम है वो मैंने सेम लिया था। ओके, तो टाइम जो है वो सेम आएगा। ओके, कोई मसले की बात नहीं, टाइम सेम आएगा। फोर्सेज ऑन ग्रेविटेशनल फोर्सेज गलत, ये बात ही गलत है। कैसे हम ये अज्यूम कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, काइनेटिक भी हो सकती है। किसने कहा यार? हाँ जी भाई, आगे वो क्या फरमा रहे हैं? आगे वो फरमा रहे हैं व्हिच रो स्टेट दैट वेदर द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन इलास्टिक में टोटल काइनेटिक कंजर्व नहीं होती। टोटल, ये गलत है, ये गलत है, सी गलत है, ये गलत है। इन इलास्टिक में टोटल काइनेटिक कंजर्व नहीं होती। इन विच नो एक्सटर्नल फोर्सेज, नो एक्सटर्नल फोर्सेज का क्या मतलब है? उनका वही मतलब है जो नो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है यार। हाँ जी, इनका वही मतलब है जो नो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है। उनका क्या मतलब है मैंने आपको बता दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसका क्या मतलब होगा कि टोटल मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पहले एक का मोमेंटम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ दूसरे का मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ पहले की क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम ऑफ बाद की दूसरे की क्वांटिटी। पहले एक्स की थी और दूसरा वाई का था। और क्या कहते हैं, फोर्स एक जो एक्स में वही फोर्स वाई में डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अभी नो टोटल मोमेंटम इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम जो है हमेशा कंजर्व रहता है। अब वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं टेनिस बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर 0 है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट इज हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 एंड देन फॉल्स टू द बैक पॉइंट वेयर इट इज थ्रोन। ओके, कहाँ गया? मैं जरा बना लूं इसको, कहाँ है भाई? ये लो, ओके ये लो भाई। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। एट विच पोजीशन ऑन द पाथ ऑफ द टेनिस बॉल इज द रिजल्टेंट फोर्स द ग्रेटेस्ट? रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटेस्ट कब होगी? रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास यहाँ शुरू में ग्रेटेस्ट होगी भाई। पेंसिल से क्यों कर रहा हूँ? रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका, लेकिन इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है यहाँ, ये वेट के बराबर है और ये रेजिस्टेंस के बराबर है। वो सारी रेजिस्टेंस की कहानी जो मैंने बताई है। ऊपर जब जाएगा तो हमारे पास v कम होगा, एयर रेजिस्टेंस कम होगी, और इधर जब इस पोजीशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, एयर रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 न्यूटन, और इस पोजीशन में वेलोसिटी बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स इसलिए बढ़ जाएगी। इसलिए अभी जो है रिजल्टेंट फोर्स अभी इसके बराबर है, एयर रेजिस्टेंस के बराबर और वेट के बराबर। ये मैक्सिमम आर मैक्स कब होता है? जब v मैक्सिमम होता है। v मैक्सिमम कब होता है? v मैक्सिमम होता है इनिशियल पोजीशन में, अपनी मैक्सिमम है ये अपनी इनिशियल पोजीशन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम है।
व्हाई इज इट मैक्सिमम एट द इनिशियल पोजीशन? भाई देखो, जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब ये ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस कम होती जाती है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, वेलोसिटी इवेंचुअली जीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी जीरो होती है तो आर रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हो जाती है? सिर्फ वेट के बराबर हो जाती है। और फिर जो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को स्टार्ट करता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये आपके सारा पॉइंट था कि हमारे पास ये होगा एट स्टार वेयर इट इज रिलीज्ड। जी हां जी, ये इसका आंसर है। व्हेन हाईएस्ट पॉइंट टू द वे अप, हाफ पे नहीं, हाफ पे में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, कम हो रही होगी, कम हो रही होगी। यहाँ जैसे कम है, फिर यहाँ कम और हो रही है, और हो रही है, और हो रही है। यहाँ जो है वो आर जो है वो जीरो हो जाएगा और फिर वो स्टार्ट हो जाएगी नीचे। हाईएस्ट पॉइंट पे तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट में मैं कहूंगा सबसे कम है। अगर वो कहे हाईएस्ट पॉइंट में, मैं कहूंगा हाईएस्ट पॉइंट में रिजल्टेंट फोर्स से वेट के बराबर है। रिजल्टेंट फोर्स वेट के बराबर हो जाती है और सबसे सबसे कम है, कम सबसे कम रिजल्टेंट फोर्स, सबसे कम रिजल्टेंट फोर्स एट मैक्सिमम पॉइंट। ओके, then comes the next thing which is when the tennis ball is halfway from the highest point on the way down. halfway उसकी बढ़ेगी लेकिन उसकी इतनी नहीं बढ़ेगी, उसकी इतनी नहीं बढ़ेगी, उसकी बढ़ेगी जरूर, उसकी जरूर बढ़ेगी लेकिन उसकी इतनी नहीं बढ़ेगी। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट है ना, उसकी जरूर बढ़ेगी, रिजल्टेंट फोर्स बढ़ रही होगी लेकिन उसकी इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी उसकी इनिशियल थी। क्योंकि इनिशियल में उसकी वी मैक्सिमम थी, इनिशियल में उसकी वी मैक्सिमम थी, इनिशियल में उसकी जो वी होती है वो मैक्सिमम थी। इधर भी उसकी वी बढ़ रही होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी इधर थी। इधर जो थी वी मैक्सिमम, उसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड थी इधर। आगे आ जाओ, इसका आंसर हम लगाना जाएगा, यानी इसका था ए आंसर। ओके, आगे आओ। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब कपल सेम डायरेक्शन? गलत। सेंटर ऑफ ग्रेविटी गलत। रिजल्टेंट फोर्स गलत। रोटेशन सही। इसकी अगर आपने कंडीशन देखनी है तो कंडीशन भी आप इसकी देख लो। इसकी क्या कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन होती है सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, देन कम्स लाइन ऑफ रोटेशन शुडंट बी, लाइन ऑफ रोटेशन शुडंट मेट। लाइंस क्या इसका मतलब मैं बताता हूँ। ऑफ रोटेशन शुडंट मीट, शुडंट मीट। ओके, इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ। रिजल्टेंट टॉर्क जो है, रिजल्टेंट टॉर्क शुड बी जीरो। ओह, रिजल्ट शुड नॉट बी जीरो, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया मुझे, शुड बी जीरो न्यूटन्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क शुडंट बी जीरो। टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि हमें एज वी नीड, अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो रोटेशन नहीं होगी, एज वी नीड रोटेशन। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, लाइन ऑफ एक्शन की ये बात सुन लो। ये एक मैंने ले लिया, ये तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन होगी ये वाली। इधर वो फोर्स अप्लाई हो रही है, इधर वो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं। एक ही लाइन ऑफ एक्शन होगी ये वाली। ठीक है, इधर मैंने एक दूसरी फोर्स अप्लाई कर दी, इसको मैं कह देता हूँ माइनस एफ। ओके, ऊपर अपर्स को पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड्स को नेगेटिव ले रहा हूँ। ये होता है लाइन ऑफ एक्शन। Next question. What is he asking? He is asking a uniform beam of mass. What is meant by a uniform beam? Is pivoted at P. अच्छा, it is pivoted at P. Uniform beam of mass. उसने ये नहीं बोला कि उसका pivot at center है या 0.30। अच्छा, ये भी कहा सेंटर ऑफ बीम क्या है? सेंटर ऑफ बीम उसने बताया हुआ है। The length of this load are applied on this. बल्कि उसने नहीं, यही है। हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये 0.30 है। ये जो है ये 0.30 है, यहाँ से यहाँ तक भी है 0.30। ओके 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 ओके, हाँ जी 0.30। तो ये हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया, ये इसको हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.5, 0.05, 0.05, 0.05। अभी हमने इसको, अगर हम इसकी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देख ले। हम पहले इसकी क्लॉकवाइज मोमेंट देखते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट, एरो तो सही बना दूं मैं, एरो। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आ रही है? 6 × 9.81 वेट लेना होता है इंटू 0.15। क्या आ रही है हमारे पास ये? How much are we getting? We are getting 8.8. Okay, 8.829 हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का 3 इंटू पिवट से मास लेना है, 3 × 9.81, 3 × 9.81 इंटू 0.35। ओके, प्लस सेंटर ऑफ मास का भी तो लेना है, इसका भी तो लेना है, ये भी तो घुमाएगा। हाँ जी, इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम कैसे करेंगे? इसका हमारे पास डिस्टेंस कहाँ से आएगा? 0.4, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी 0.1। ओके, तो कितना है? 1.4 इंटू 9.81 इंटू हाउ मच इज इट? 0.10। कैसे किया मैंने 0.10? सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। हाँ जी, ये हमारे पास पूरा 0.30, ये हमारे पास 0.20, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.10। ओके, तो अब हमने इसको किया तो हमारे पास आंसर आया 11.67। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज को माइनस किया क्लॉकवाइज से तो हमारे पास आ रहा है 2.8 आंसर। ठीक है, आगे आंसर आगे चल। The diagram shows this much different combination equilibrium में वही रिजल्टेंट टॉर्क शुड बी जीरो, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो। यहाँ मैं देख रहा हूँ एक कपल फोर्सेस की बात कर रहा है। देखो, अगर ये चीज है, ये देखो ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये भी ऐसे घूम रहा है,
ये भी इसको ऐसे घुमा रहा है। हाँ जी, तो ये तो हो गया। अगर ये जो है टॉर्क, इसका टॉर्क देखते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन इसका जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यस। और ये जो है ये क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन इसका टॉर्क जो है 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन की फोर्स ज्यादा है, इसलिए इसका टॉर्क जो है वो ज्यादा होगा। इसमें टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है। अच्छा, तो पी नहीं हो सकता, गलत। क्यों? क्यों में अगर हम रिजल्टेंट को देखें, ये है 20 न्यूटन इधर, ये है 20 न्यूटन इधर। इधर आओ हम, अगर आप इसके वो बना देते हैं, ये इसके हो गए कॉम्पोनेंट्स, चलो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो ऐड होंगे ना, तो ठीक है, ये दोनों तो ऐड होंगे, तो इधर जो इसकी रिजल्टेंट फोर्स इधर बन रही होगी, तो ये भी हमारे पास, क्यू भी हमारे पास गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स आ रही है। इसका मतलब नन ऑफ देम। हाँ जी, तीनों ऑप्शन गलत है, आर का करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों गलत है, इसका मतलब हमारे पास नन ऑफ देम है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे वो। हाँ जी भाई, वो क्या फरमा रहे हैं आगे, वो फरमा रहे हैं डायग्राम शोस टू लिक्विड्स लेवल पी एंड क्यू डू नॉट मिक्स, द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ इक्विलिब्रियम के क्या मायने हैं मैं बताता हूँ। ये थ्री लिक्विड डिस्टेंसेस, इक्विलिब्रियम के ये मायने हैं, जो प्रेशर लेफ्ट में है, ये जो प्रेशर है, ठीक है, जो यहाँ जो प्रेशर है वो इधर प्रेशर के बराबर है। इक्विलिब्रियम में यहाँ ये नहीं है, ठीक है, ये यूट्यूब वाला इक्विलिब्रियम है, इसका ये मायने है कि जो यहाँ लेफ्ट में प्रेशर है वो राइट के प्रेशर के बराबर है। लेफ्ट में प्रेशर कैसे आएगा, लेफ्ट के अगर हम इक्वेशन बना देते हैं, लेफ्ट में आएगा पी प्लस इसका कितना है, ये कितना है, रो जी क्यू। जी हाँ जी, यस, द थ्री लिक्विड लेवल, हाँ जी, रो जी, रो ऑफ क्यू जी एन एक्स। ओके, अगर हम राइट की इक्वेशन बनाते हैं तो राइट में क्या आएगा, रो ऑफ क्यू, ओके, प्लस जी एन एक्स, ओके, प्लस ये वाला क्यू, ये वाला, ओके, तो इसका क्या आ जाएगा, प्लस रो जे प्लस, इसको मैं क्यू कह देता हूँ, क्यू प्लस क्यू एंड क्यू, और पी क्या है, पी हमारे पास है, ये पूरा पी है हमारे पास, पी हमारे पास रो ऑफ पी प्लस रो ऑफ पी इंटू इंटू जी इंटू 2x। क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास रो रो ऑफ क्यू, रो ऑफ क्यू इंटू जी इंटू एक्स। ओके, तो हम इसमें कर लेते हैं रो ऑफ पी इंटू जी इंटू 2x प्लस रो ऑफ जी, रो ऑफ क्यू इंटू जी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, लेफ्ट राइट के बराबर नहीं चाहिए, लेफ्ट जो है वो राइट के बराबर होनी चाहिए। ओके, और ये जो है हमारे पास, ये सारी लेफ्ट की इक्वेशन है। ओके, राइट की क्या है, क्यू में रो जी, रो ऑफ क्यू जी ऑफ एक्स, जी एंड एक्स, ठीक है, प्लस क्यू, क्यू हमारे पास है रो ऑफ क्यू इंटू जी इंटू एक्स। ओके, तो ये और ये तो कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, और रो ऑफ पी, ये हमारे पास रह जाएगा रो ऑफ पी जी 2x इज इक्वल्स टू रो ऑफ क्यू जी एक्स, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, रो ऑफ पी ओवर रो ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, व्हाट इज द आंसर, ए इज द आंसर। नेक्स्ट सवाल, स्टोन ऑफ मास 0.30 kg thrown vertically at a speed of vertically downwards इसको थ्रो किया जाता है। इनिशियल वर्टिकल स्पीड दी हुई है हमें, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर अबव द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स यस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है। देन वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि इट फॉल्स वर्टिकली अंटिल इट हिट्स द ग्राउंड। ओके, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल के क्या मायने है, इसके मायने होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी व्हिच इज इक्वल्स टू 9.8। नाउ उससे पहले हमें इसको निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन। देखो पहले उसने हमें इनिशियल वर्टिकल स्पीड दी हुई है, इनिशियल पहले लगा देते हैं v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। v हमारे पास है, उसने v स्टोन, अच्छा हमें फाइनल v चाहिए ना, तो v² निकाल लेते हैं हम, v² आ जाएगा 2 × 9.8 × s, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, 12 मीटर्स, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड, 20 का स्क्वायर, लेट मी सी, 20 का स्क्वायर, हमारे पास v² आ जाएगा 635। नाउ लेट्स फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, ke is equals to 1/2, what is the mass, 0.30, v² हमने निकाल लिया था 635, हमने इसको किया है तो हमारे पास आएगा 95 जूल्स। आ जाओ, 95 जूल है हमारे पास, डी आंसर आ गया आ जाओ भाई। स्टूडेंट कैन रन अप और वॉक अप द स्टेयर्स टू हर क्लासरूम, व्हिच स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स द पावर रिक्वायर्ड इन द जीपीई gained while running up the stairs compared to walking up them। ओके, या देखो अगर आप सीढ़ियों में जा रहे हो तो आप, ये सीढ़ियां आ गई, ये सीढ़ियां आ गई, ओके, अगर आप जा रहे हो तो आपने, या तो आप भागोगे, ओके, या तो आप भागोगे या आप चलोगे। जब आप चलोगे, जब आप भागोगे आपको कम टाइम लगेगा, लेस टाइम, और जब आप जब आप चलोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, मोर टाइम। नाउ व्हाट इज ही सेइंग, उसने कहा जीपी, अगर यार जीपीई, तो ये देखो ना, अगर आपने यहाँ जाना है तो इसमें ये जो जीपी का चेंज आया, ये तो डेल्टा एच ही है ना, तो जीपी क्या होती है हमारे पास, जीपी हमारे पास होती है एम जी डेल्टा एच। आपका मास सेम है, आपकी हाइट सेम है, आपका वो सेम है, तो चलोगे या ऊपर जाओ, चलोगे या भागोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी।
ओके, तो ये दोनों में से हो सकते हैं कोई। अब उसने कहा पावर, पावर क्या होती है? पावर इज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, वर्क डन मैंने अभी कहा, वर्क डन किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर। ऊपर जा रहे हो ना आप, इसलिए वर्क डन तो है हमारे पास सेम, ये हमारे पास है सेम दोनों केसेस में। तो पावर का क्या हो गया? पावर जो है इसको मैं इससे अरेंज करता हूँ। पावर जो है उसका क्या रिलेशनशिप होगा टाइम के साथ? इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो गया, एज जो वर्क डन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम चलने में ज्यादा लग रहा है, वॉकिंग में, वॉकिंग में टाइम ज्यादा लगेगा तो पावर कम होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। ओके, उसने कहा है कि रनिंग वाइल रनिंग अप द स्टेयर्स, रनिंग अप जो है, रनिंग अप क्या करेगी? रनिंग अप जो है ज्यादा पावर इस्तेमाल करेगी। रनिंग अप, रनिंग प्रोवाइड रनिंग प्रोवाइड्स द सेम, हाँ जी, एंड यूजेस मोर पावर। मोर पावर कैसे? पावर जो है अगर मैं उसका टाइम के साथ यही करूँ तो जब टाइम जो है वो कम होगा, टाइम कम होगा रनिंग के लिए, तो पावर ज्यादा इस्तेमाल होगी। क्यों टाइम कम होगा? जब आप भागोगे तो टाइम कम लगेगा, आप भागोगे टाइम कम लगेगा, चलोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपल बात, और इसमें हमने लगा देनी है, हमारे पास आ गया सी आंसर, रनिंग प्रोवाइड्स मोर पावर। यस, सेम तो है नहीं। ओके, सेम तो है ही नहीं, सेम हो ही नहीं सकती। ओके, now comes a weight of W is replaced a day, नहीं, hangs from a trolley and then runs along a rail. The trolley moves horizontally. We can see the distance P and raises simultaneously raises the weight to a height Q. Okay, 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 okay. This is the delta H, which is Q. Okay. The weight इसने R distance R में इसने बताया हुआ है, ठीक है। Okay, okay, okay. It starts and finishes at rest. U is equals to 0, V is equals to 0. What is the work done? Work done क्या होगा? हाइट, वेट ऊपर जा रहा है ना, वेट ऊपर जा रहा है, वेट यहाँ था, फिर वेट आगे इधर चला गया। ठीक है, डजंट मैटर कि वो आगे इस तरह गया है, लेकिन वो ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो हमारे पास क्या चीज होगी? वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। ये क्या होता है? एम जी डेल्टा एच। ये क्या हो गया? एम जी क्या होता है? वर्क डन के बराबर हो गया। वर्क एम जी क्या होता है? वेट के बराबर हो गया। वेट इंटू डेल्टा एच क्या है? मैंने अभी क्या क्यू, वेट क्यू, डब्ल्यू क्यू। ये हमारे पास आंसर आ गया, डब्ल्यू क्यू हमारे पास है सी। आगे 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 आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। काइनेटिक एनर्जी कैसे? हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन सुन लो सुन लो सुन लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास? वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, हमें पता है। वर्क डन की इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, जब आप किसी को मूव कर रहे होते हो हॉरिजॉन्टली, जब आप मूव कर रहे होते हो, नो चेंज इन वर्टिकल हाइट, तो हमारे पास वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू एस। ओके, फोर्स क्या होती है? ये इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, फोर्स होती है हमारे पास एम ए। ओके, ये थी, फिर तीसरी इक्वेशन आ गई, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन हमारे पास अभी वर्क डन किसके बराबर था? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। हमने ऊपर कहा था ना, ये देखो, जब इसके बराबर है तो ये चीज भी इसके बराबर होगी या नहीं होगी ना? ओके, so kinetic energy is equal to F into S, which is equal to MAS. MA V square minus U square is equal to 2AS. तो V square minus U square over 2 is equal to AS. AS है हमारे पास, हाँ जी। तो ये हो जाएगा M into V square minus U square over 2, ये आ गया हमारे पास kinetic energy। तो हमारे पास kinetic energy आ जाएगी 1 over 2 M delta V square। ओके, ये हमारे पास आ गया आंसर, सिंपल। ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, क्या आंसर आ गया? ये अब आंसर आ गया हमारे पास। आगे चलो, आगे 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 चलो भाई। The force extension graph of a metal wire is shown at which point that is the wire stops obeying Hooke's law. At which point, ये देखो, ये यहाँ से ये मूव कर रही है, ये यहाँ से बेंड हो रही है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा ए। आगे चलो, ठीक है। कांस्टेंट हमने कांस्टेंट तक देखना होता है, यहाँ ग्रेडियंट कांस्टेंट है, इधर जो है ग्रेडियंट वो कांस्टेंट नहीं है। क्या यूनिफॉर्म वायर इज मेड ऑफ यंग मॉडुलस जेस? उसका उसने स्प्रिंग, उसने लेंथ दी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, इसका वॉल्यूम बताया। यंग मॉडुलस का फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस? यू शुड नो FL over AX. What is Hooke's law? F is equal to KX, X is equal to F over, क्या कर रहा हूँ मैं, K is equal to F over X। ओके ओके ओके, तो E is equal to K L over A। हमने क्या ढूंढना है? वॉल्यूम। हम पहले एरिया ढूंढ लेते हैं, एरिया हमने ढूंढेंगे K L over E से। हमने सारी ये वैल्यू डाली हुई है, ये हमारे पास K है, ये हमारे पास E है, ये हमारे पास L है, हमने निकाला A, हमारे पास A आएगा। हाँ जी भाई, इसको हमने किया तो हमारे पास आंसर आएगा 4.98 into 10 की पावर -7। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है हमारे पास A into L। A हमारे पास है 4.98 into 10 की पावर -7। ओके, L हमारे पास क्या है? 2.4 है, 2.4। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2 into 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ओके, ये आ गया हमारे पास, डी इसका आंसर आएगा। आगे चलो, a rubber cord hangs from a rigid support, weight is attached to its lower end and is gradually increased from 0। अच्छा, 0 से इंक्रीज कर रहे हैं, ओके ओके ओके। अब वो कह रहा है ये क्या होता है? ये होती है लॉस्ट थर्मल एनर्जी। आपने ग्राफ में पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपको होती है लॉस्ट थर्मल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होती है। ये जो चीज है ना, ये वाली, ये चीज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। वर्क डन बाय ड्यूरिंग, हाँ जी, तो वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन है, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। और वर्क डन ऑन द रबर कॉर्ड, वर्क डन ऑन द रबर कॉर्ड, यस, स्ट्रेचिंग, वो हमारे ये स्ट्रेचिंग के लिए, स्ट्रेचिंग में जो होता है वो होता है वर्क डन, होता है वो क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और थर्मल एनर्जी लॉस उसके बराबर। ये सारा जो एरिया आ रहा है, ये होता है थर्मल एनर्जी लॉस और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ओके, आगे आ जाओ। उससे आगे आगे डॉक्टर इफेक्ट क्या फरमा रहे हैं साहब जी? वो फरमा रहे हैं कि सोर्स ऑफ साउंड वेव कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ओके,
Now source of sound wave constant frequency is constant frequency traveling as shown, in which you can see that the lowest frequency. यार इसमें डॉप्लर इफेक्ट का फार्मूला, डॉप्लर इफेक्ट का फार्मूला क्या है? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? डॉप्लर इफेक्ट का फार्मूला है v over v plus minus vs into fs. yes. आपको उसने कहा है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट कब होगी? जब ऑब्जेक्ट जो है, जब सोर्स मूविंग अवे है, सोर्स मूविंग अवे, जब सोर्स, और सबसे मतलब ये सबसे छोटी हमें कब मिलेगी? जब ये सबसे ज्यादा होगी। ये सबसे ज्यादा कब होगी? जब सोर्स मूविंग अवे होगा। ये सबसे ज्यादा कब होगी? जब ये सबसे, हाँ, जब ये होती है तो हमें क्या, जब ये हमें सबसे ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, तब हम माइनस का साइन कब लगाते हैं? जब वो दूर जा रहा होता है, हम इसको अरेज करेंगे। ओके, आगे आ जाओ। वो क्या, हाँ जी, आगे हमें सबसे ज्यादा नीचे चाहिए कि वो दूर जा रहा हो, सोर्स इज मूविंग अवे, observed frequency is less than actual frequency when source is moving away, observed wavelength is greater than actual wavelength when source is moving away, observed wavelength is greater than actual wavelength, source is moving away, observed frequency is less than actual frequency when source is moving away, Doppler effect। इसका क्या डी आंसर? सबसे ज्यादा है हमारे पास डी में। आगे आओ, ये रटा आनी चाहिए आपको, इसको आपको रटा आनी चाहिए। ये हमारे पास आएगा, इसकी सही है, इसकी सही है, इसकी नहीं सही, नहीं, उसने अभी कहा है कि इसकी सही है, करेक्ट लोकेशन, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है, इसका हमारे पास ऐसी आंसर। भाई इसको अगर आप, इसको आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए ना कि विजिबल की जो है वो आपकी है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान। ओके, हाँ जी भाई, ओके, इतना आपको पता होना चाहिए कि इसकी होनी चाहिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान। और आगे क्या कहते हैं, तो इसकी स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास कह सकता है, रीड माय इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर, यार मेरा यूवी लग रहा है, अंडर एक्स रे ग्लासेस। यहाँ जब आप जा रहे होते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है, और क्या कहते हैं, एनर्जी भी बढ़ रही होती है। यहाँ जब आप जा रहे होते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है, और एनर्जी भी बढ़ रही होती है। ओके, और जब आप यहाँ जा रहे होते हो तो आपकी वेवलेंथ जो है वो कम हो रही होती है। सिर्फ विजिबल की आपको होनी चाहिए। देखो अभी उसने कहा है कि अल्ट्रा वायलेट की जो है वो 700 से ज्यादा होनी चाहिए, 700 नैनोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, तो उसकी सिर्फ आएगी 10 की पावर -8 लैम्डा। वो अब आप ये इसकी लैम्डा बताइए, मैंने ये इसकी लैम्डा बताई है, विजिबल लाइट की जो है मैंने वेवलेंथ बताई है। ओके, ये आपको याद नहीं चाहिए, या तो फ्रीक्वेंसी याद कर लो या वेवलेंथ याद कर लो, ये जरूरी है। अब आगे वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं ट्रांसफर वेव फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज, वेवलेंथ ये, एम्पलीट्यूड ये। यार पहले हम ऐसा करते हैं, इसके टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड इज 1/15। ओके, अभी फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज का क्या मायने है? इसका मतलब है 15 साइकिल्स इन 1 सेकंड्स। इसका मतलब है 15 साइकिल्स इन 1 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि f = 1/t हो जाएगा। ठीक है, f = 15 हर्ट्ज, मतलब एक साइकिल, एक सेकंड में 15 वेव्स बन रही है, 15 साइकिल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा 2.5 सेकंड, आधे सेकंड में कितने होंगे? x आ गया 7.5 साइकिल्स, ये 7.5 वेव्स। ठीक है, इसको मैं साइकिल, आप इसको साइकिल्स कह दो, क्या कहते हैं, साइकिल्स कह दो, या आप वेव्स भी कह दो। इतनी वेव प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड में, और ये हमारे पास आ गया सेकंड। ओके, फ्रीक्वेंसी के मायने कितने हैं? क्या फ्रीक्वेंसी का क्या मायने होता है? हाउ मेनी वेव्स इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकंड। ओके, हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी ये। उसने कहा व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस इन अ टाइम ऑफ 0.5। व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस इन अ टाइम ऑफ दिस। हाँ जी भाई, नेक्स्ट आओ, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने निकाल दिया 7.5 साइकिल्स है, 7.5 वेव्स है, 7.5 वेव्स है एक सेकंड में। वेव्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है हमारे पास, ये जाएगा इधर, ये नीचे जाएगा पहले। ठीक है, पहले ये इधर पार्टिकल है, इसने नीचे जाना है, इक्विलिब्रियम में जाना है, फिर इसने नीचे पूरे चले जाना है, फिर इसने दोबारा इक्विलिब्रियम में जाना है, फिर इसने दोबारा इधर आ जाना है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि ये साइकिल जो है 4 मिलीमीटर इधर का डिस्टेंस, ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। इक्विलिब्रियम का क्रस्ट से या ट्रफ से जो डिस्टेंस होता है दरमियान, वो होता है एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये एम्पलीट्यूड पहले 4 पार्टिकल, 4 ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये 4 पहले पार्टिकल ये ऊपर है, ये 4 मिलीमीटर नीचे गया, फिर दोबारा 4 मिलीमीटर नीचे गया, 8 हो गया, फिर दोबारा गया, ये 16 हो गया इक्विलिब्रियम में, फिर दोबारा गया, ये हो गया 4 + 4 + 4 + 4। ओके, तो 4 + 4 + 4 कितना होता है? 4 + 4 + 4 + 4, ये होता है हमारे पास 8 12 16 मिलीमीटर। ओके, एक वेव में कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पार्टिकल वर्टिकल? 16 मिलीमीटर का। 4 नीचे गया, फिर 4 नीचे गया 8, फिर 4 ऊपर गया, कितना हो गया 12, फिर 4 और दोबारा ऊपर चला गया, ये हो गया 16। तो हमारे पास एक वेव में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? 16 का, एक साइकिल में या वेव में। तो कितनी वेव थी हमारे पास? 7.5, तो उसमें होगा हमारे पास कितना? y का कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 120 मिलीमीटर। ये हमारे पास है वेव्स, या वेव्स कह सकते हो आप, या आप साइकिल्स भी कह सकते हो। ओके, एक ही बात है, साइकिल्स। ओके, एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस को हम कह रहे थे vd। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 120 एम्पलीट्यूड, 120 मिलीमीटर का। हमारे पास आंसर आ गया सी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। A wave is formed on a string. Player student plots. What is h x and y? Wavelength? No. Time period? Yes. Time का ग्राफ है। C. आगे आ जाओ। Stationary wave is set up in a stress string. Which is the distance equal to the wavelength? Okay. Stationary wave is set up. जिस stationary wave आपको दिखानी पड़ेगी कैसे बनती है। या देखो, ये हो गया। मैं इसको कहता हूँ ब्लैक से। इधर नोड होता है, इधर एंटी नोड होता है। जो चीज बंद होती है वहाँ नोड होता है, जो खुली होती है वहाँ एंटी नोड होता है। या हम कह देते हैं एक और नोड ले आओ,
ठीक है, तो ये ऐसे वेव आएगी, ये ऐसे, और ये यार एंटी न्यूटन बना दूं मैं। ओके ऐसे बनेगी। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। ओके, ये अगर मैं थोड़ी सी अच्छी बना दूं, अच्छी बना देता हूँ मैं। ये ऐसे। ओके, ये नियर अबाउट ऐसे बन रही है। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एंटी नोड, इसको मैंने इतना दूर क्यों बनाया हुआ है, पास आ जाओ यार। ये हो गया हमारे पास एंटी नोड। क्या हो गया, एंटी नोड। एंटी नोड मूव करता है, नोड मूव नहीं करता, नोड में जो पॉइंट है वो मूव नहीं करता, एंटी नोड पे पॉइंट मूव करता है। एंटी नोड। अब उसने कहा वेवलेंथ क्या होती है यार, ये जो चीज होती है ये होती है लैम्डा ओवर 2 के बराबर। ओके, तो यहाँ अगर मैं एक और नोड बना लूं, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, तो ये जो चीज हो जाएगी ये हो जाएगा पूरा लैम्डा के बराबर, क्योंकि वेव जो है तो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, ये पूरा हो जाएगा पूरा लैम्डा के बराबर। ये होता है 1 लैम्डा। अभी जो है ये हो गया लैम्डा ओवर 2 के बराबर। ओके, और ये हमारे पास हो जाएगा 0.75 लैम्डा के बराबर, 3/4 लैम्डा के बराबर। डबल डिस्टेंस बिटवीन एजेशन एंटी नोड, इसका आ गया हमारे पास ए आंसर। सही बात है, आगे चलो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। आप डिस्टेंस बिटवीन एजेशन नोड्स, गलत। डिस्टेंस बिटवीन एजेशन, गलत। डिस्टेंस बिटवीन नोड नहीं, ये होता है 3/4 लैम्डा, ये होता है 3/4 लैम्डा, 0.75 लैम्डा के बराबर। आगे इसको भी हमने कह दिया गलत। आगे आ जाओ। डबल स्लिट या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, कौन सा सवाल है, डबल स्लिट का सवाल है। उसने हमें दे दिया है ए, उसने दे दिया फ्रीक्वेंसी, लाइट की दी है ना, पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड वाली लाइट की होती है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। विजिबल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटोन और इसलिए फोटोन्स की वेवलेंथ क्या, फोटोन्स की स्पीड क्या होती है 3.0 × 10⁸। फोटोन्स क्या होते हैं, A2 में जाके पढ़ोगे। फ्रीक्वेंसी इज सिंगल फ्रीक्वेंसी दिस एंड डिस्टेंस इज दिस, ये डी है, पैरेलल टू द लाइन। ओके, इधर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा। इधर हमारे पास मिनिमा होता है। उसने अभी कितना बताया, कितने हो रहे हैं। Intensity plays on the screen and midpoint of the as a maximum हो गया। Intensity move along the screen. Distance travels to intensity maxima, to intensity minima. Okay, and stops in the middle of the third intensity minimum. यहाँ मैक्सिमा हो गया, फिर मैक्सिमा हो गया, फिर मिनिमा हो गया, फिर इधर दोबारा हो गया मैक्सिमा। ये कितने का है, 2 इंटेंसिटी मैक्सिमा, 1 2 एंड स्टार्ट एट द मिडिल ऑफ द 2 इंटेंसिटी मैक्सिमा। ओके, एंड इधर हाँ, तो ये हो गया ना मिनिमा, ये हो गया मिनिमा। थर्ड मिनिमा में स्टॉप कर देता है, स्टॉप्स इन द मिडिल ऑफ द थर्ड इंटेंसिटी मिनिमम। ओके 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 ओके, तो अब हमारे पास ये कितना डिस्टेंस हो गया, आपको बताना चाहिए। ये होती है स्लिट सेपरेशन, ये होती है एक्स, उसने बताया हुआ हमें। व्हाट डिस्टेंस डज द सेंसर मूव थ्रू, ये हमने एक्स ढूंढना है, हमने एक्स को ढूंढना है। व्हाट डिस्टेंस डज द सेंटर मूव थ्रू, नो 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 नो, वो कह रहा है कि ये कितना मूव किया। अच्छा ओके, लेकिन हमें आपको ये बताना चाहिए, ये होता है हमारे पास एक्स। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है यार, मैं इसको बना भी देता हूँ ना, डबल स्लिट को मैं बना भी देता हूँ। थॉमस यंग की डबल स्लिट। ओके, ये हो गया ये, और ये हो गया हमारे पास डी, और हमारे पास दिस इज द स्क्रीन। स्क्रीन कर लो यार, ये शीशा क्यों बना रहा हूँ मैं, इसको स्क्रीन कर लिया हमने। ओके, ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा। ये जो चीज होती है ना मैक्सिमा या मैक्सिमा, और ये बीच में होता है, ये जीरो ऑर्डर होता है, ये 1 ये 2 0 और ये 1। हाँ, ये जो हमारे पास होता है मैक्सिमा, ये बीच में हो रहा होता है, ये बीच में आ रहा होता है, बीच में। ओके, इसके बीच में आ रहा होता है ये मैक्सिमा। ओके, दो मैक्सिमा के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एक्स, और इसको हम क्या कहेंगे फिर, इसको मैं छोटे से कर लेता हूँ, इसको हम कहेंगे x/2। ओके, ये हमारे पास ए होता है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ax = लैम्डा डी। लैम्डा का, हाँ जी, अभी हमने, उसने कहा था, उसने हमें लैम्डा में यहाँ नहीं दिया हुआ ना, उसने हमें डी दिया हुआ है, हमें, और उसने कहा कि ये मुझे बताओ, तो मैं ये बता देता हूँ। ये जो चीज है ना, ये वाली मैक्सिमा, ये हमारे पास है एक्स दोबारा, ये हमारे पास एक्स दोबारा है, और ये हमारे पास है x/2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास x प्लस x/2। 2.5x हो गया या नहीं हो गया, अभी 2.5x तो हो गया, लेकिन x क्या है, हमें x तो पता नहीं है, x हमने ढूंढना है, x हम ढूंढेंगे x = लैम्डा डी का फॉर्मूला से। हमारे पास a है, b है, कैपिटल है, हमारे पास a है, d है, और x ढूंढना है। लैम्डा है नहीं, लैम्डा कैसे ढूंढेंगे, फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, तो v = f लैम्डा होता है। v हमारे पास ये है, v हमारे पास ये क्यों है यार, देखो ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास, उसने कहा था कोहेरेंट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, उसकी वेवलेंथ, लाइट इज रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी जो वेवलेंथ, उसकी स्पीड जो होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है 3.0 × 10⁸। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सेम स्पीड होती है 3.0 × 10⁸। ओके, तो हमने ये कर लिया 3.0 × 10⁸। ओके, लैम्डा निकालना है, एफ क्या है 1.5 × 10⁻12। अच्छा हाँ जी, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा जो आएगा निकाल लेते हैं, निकाल लेते भाई, निकाल लेते हैं। आंसर ओवर 1.5 × 10⁻12, 2 × 10⁻⁻4। ओके, ये हमारे पास है 80 × 10⁻³ एक्स ढूंढना है, लैम्डा हमारे पास आ गया 4 × 10⁻⁻4 इंटू डी हमारे पास है 4 मीटर्स। एक्स हमारे पास आएगा कितना, एक्स हमारे पास कितना आएगा, एक्स हमारे पास आएगा 0.01। ओके,
टोटल डिस्टेंस है 2.5 0.01 2.5 ना x प्लस x 2.5 हाँ जी 2.5 को 0.01 से कर लो मल्टीप्लाई यार क्या गया रेजर हाँ जी 2.5 को हमने कर दिया 0.01 से मल्टीप्लाई हमारे पास आंसर आ गया 25 मिलीमीटर्स ये हमारे पास था मीटर में x अगर आपने सेंटीमीटर मिलीमीटर में करना है तो हमारे पास आ जाएगा 10 मिलीमीटर्स ठीक है इसको अगर मैं यहाँ कर लूँ 25 नहीं करूंगा इधर मैं करूंगा 10 ठीक है ये मैंने कन्वर्ट कर रहा हूँ आगे इसलिए 25 मिलीमीटर हो रहा है लेकिन इधर अगर आप 10 से करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास आएगी 25 मिलीमीटर्स 25 मिलीमीटर्स व्हाट इज आंसर सी आ जाओ नेक्स्ट सवाल व्हाट इज ही सेइंग वाइब्रेटिंग सरफेस इन अ रिपल टैंक दिस रिफ्लेक्शन का सवाल लग रहा है मुझे वाइब्रेटिंग पावर प्रोड्यूस सरफेस वाटर इन अ रिपल टैंक वेवलेंथ इज 5 centimeter and it passes through this gap of its zoom with 20 यह डिफ्रैक्शन का प्रति है मैंने बहुत दफा बता दिया डिफ्रैक्शन का प्रति है जब a लैम्डा के बराबर हो जाए तो सबसे डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है ओके ये लैम्डा होता है वेव फ्रंट के दरमियान डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं और ये होता है हमारे पास a ओके तो जब a अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा हो तो सबसे ज्यादा हमारे पास डिफ्रैक्शन होती है ये देखो ओके तो हमारे पास क्या आ गया हमने लैम्डा को बनाना है कि वो 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाए या विड्थ को कम कर दो डिस्टेंस बिटवीन गैप बार एंड गैप नहीं इसका कोई फर्क नहीं है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे v इक्वल टू f लैम्डा लैम्डा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे लैम्डा कम होगा नहीं फ्रीक्वेंसी कम करोगे लैम्डा बढ़ेगा तो 10-20 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास भी आंसर आ जाएगा एम्पलीट्यूड को बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इंक्रीजिंग वेट ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा डिक्रीज करोगे वेट तो बढ़ जाएगा अगर 5 सेंटीमीटर रखनी है तो डिक्रीज करोगे वेट 5 या 5 के बराबर 5 के आसपास ताकि वो सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन कर गए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है फ्लो ऑफ चार्ज एरिया I इक्वल टू q ओवर t ओके आ गया लेफ्ट ओवर एनर्जी गलत गलत I इक्वल टू q एन ए वी वाला फार्मूला लगना है अगले सवाल में यार वायर ऑफ डायमीटर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट इज I वायर इज प्लेस्ड ओके I इज इक्वल टू एन ए वी ए इज इक्वल टू क्या पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर ओवर 4 पाई डी ओवर 2 का स्क्वायर ओके तो ये बनता है हमारे पास I इक्वल टू चार्ज के लिए एलिमेंट्री चार्ज होता है ई एन पाई डी स्क्वायर ओवर 4 वी हमारे पास क्या है वी वही है ये हमारे पास पहले का आ गया दूसरे का उसने कह रहा है उसका डायमीटर 0.5 है इसकी स्पीड ये है I इज इक्वल टू ई एन 2 पाई इंटू 5 स्क्वायर डी इंटू 3 वी I इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर करो 0.5 का स्क्वायर किया इंटू 3 किया आंसर ओवर 4 किया आया 3/16 आंसर आया 3/16 0.5 डी स्क्वायर ओवर 4 ओके यस 3/16 आ गया 3/16 होता है ना तो 3/16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैं ई एन पाई डी स्क्वायर ओवर 4 वी ओके तो ये चीज किसके बराबर है ये चीज तो इसके बराबर है तो इधर मैं आई न्यू कह देता हूँ आई न्यू तो आई न्यू हो जाएगा हमारे पास 3/4 आई बराबर 3/4 क्या होता है 0.75 आई ओके तो हमारे पास आ गया आंसर ए ओके ये आ गया आई न्यू ये हो गया आई न्यू ओके हाँ जी भाई आगे नेक्स्ट सवाल में क्या फरमा रहे हैं वो फरमा रहे हैं वो एक रेजिस्टर एंड डायोड कनेक्टेड इन सीरीज टोटल पीडी इज मेजर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंड आई इज मेजर्ड पीडी को उसने वेरी किया अच्छा यार पहले मैं बना लेता हूँ ना वो क्या बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि ये देखो मेरे पास एक रजिस्टर है ऐसी बात है रजिस्टर है और डायोड है फिक्स रजिस्टर है डायोड का हमारे पास ये होता है डायोड का हमारे पास ये यूनिट होता है ऐसे हमारे पास सिंबल होता है डायोड का ओके ये कर लो आप एमीटर ये हमारे पास आ गया ओके ये हम इसका मेजर कर रहे हैं हाँ जी यह हमने लगा दिया वेरिएबल पावर सप्लाई हाँ जी आ जाओ नहीं इसके ऊपर ये नहीं होता हाँ जी ऐसे होता है आगे आ जाओ वो फरमा रहे हैं कि क्या होगा यार देखो जो करंट है ना वो सिर्फ एक ही जगह से फ्लो होगा यहाँ से वो जब फ्लो होगा तो वो फ्लो होगा अगर वो यहाँ से फ्लो होगा ना तो वो फ्लो होने नहीं देगा तो करंट की ना रीडिंग आएगी ना वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी ओके वोल्टमीटर तो बाकी ये मेजर कर रहा है ना वोल्टमीटर तो इसको मेजर कर वोल्टमीटर रीडिंग देगा
करंट नहीं देगा रीडिंग, करंट रीडिंग नहीं देगा क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं होने देगा। डायोड क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एक करंट को फोर्स करता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करे, सिर्फ करंट यहाँ से फ्लो होगा। वोल्ट मीटर जो है वो तो इसके दरमियान पीडी मेजर कर रहा है, पूरे सर्किट इसके दरमियान सेम पीडी है, इसके दरमियान सेम पीडी है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक करंट को कांस्टेंट रख रहा है, फिर उसकी करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट कांस्टेंट रख रहा है। वोल्ट मीटर वोल्टेज जो है वो बढ़ रही है, करंट कांस्टेंट है। नो 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 नो, करंट को एक ही डायरेक्शन से फ्लो होना है तो फ्लो होगा। करंट अगर वोल्टेज कुछ रीडिंग्स के लिए वोल्टेज, देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, कुछ रीडिंग्स के लिए करंट जीरो हो जाएगा लेकिन वोल्टेज रीडिंग देगा। पीछे से हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज उसको मेजर कर रहा है, लेकिन वोल्टेज जो यहाँ वोल्टेज है वही यहाँ वोल्टेज है, और जो यहाँ वोल्टेज है वही इधर वोल्टेज है, तो डजंट मैटर कहां वोल्टेज लगा दो, अगर इन पैरेलल है, पैरेलल में सेम पीडी होती है। यहाँ से वोल्टेज ने किया, करंट आया यहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ से फ्लो ही नहीं होगा, तो करंट यहाँ जीरो होना चाहिए। कुछ रीडिंग वोल्टेज के लिए करंट शुड बी जीरो, जैसे यहाँ आप कर लो, कुछ रीडिंग वोल्टेज के लिए करंट जो है वो जीरो है, लेकिन फिर करंट स्पाइक अप क्यों हुआ है, ये चेंज क्यों आया, ये चेंज कहां से आ गया। ठीक है, यू कांट हैव अ चेंज इतना कि आप फौरन ही करंट को आप इंक्रीज करो, करंट जो है वो फौरन हो जाएगा, नहीं, उसे जीरो से ही जाना है, वो चेंज अभी ऐसे इंस्टेंटली चेंज नहीं करेगा, वो जीरो से ही जाएगा, और हम कुछ रीडिंग्स के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो इस तरह बढ़ जाएगा, बनने शुरू हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट जो है फिर वो यहाँ से फ्लो करेगा। जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो क्या कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है 0 ओम होती है, अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाती है। ओके, तो कुछ रीडिंग्स के लिए उसकी शुड बी 0, और उसके बाद करंट शुड इंक्रीज लाइक एन ओम मीटर ग्राफ, ओम का लाइक एन ओम लो ग्राफ, ओम लो ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं होता, ये गलत है, यहाँ ये हुआ है, इधर ये हुआ है, इस तरह ग्राफ होता है। ओके, जीरो से स्टार्ट करता है, जीरो ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ये क्या कर रहा है, ये जो है ये इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये कुछ आई वी कर लो या वी आई कर लो। ठीक है, ये कह रहा है कि कुछ जब हम करेंगे तो वो फौरन बढ़ेगा, इधर वो बढ़ेगा और फिर वो इस तरह स्टार्ट होगा, ये गलत ग्राफ है। ओम लोग हमारे पास इस तरह ग्राफ बनता है, ये वी है, ये आई है, वी इज इक्वल टू आई आर। ओके, वी इधर की प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ जो है हमारे पास इधर हुआ वोल्ट का वो ब्लॉक हुआ है, इस तरह एक सेक्शन हो ग्राफ के लिए, इसके लिए ये करंट फ्लो नहीं किया, ऑपोजिट डायरेक्शन, डायोड ने ब्लॉक कर दिया, इंफिनिटी उसकी होगी रेजिस्टेंस, और इधर जो है डायोड की रेजिस्टेंस जीरो हो गई, और क्या कहते हैं, रेजिस्टर से पास करेगा क्या कहते हैं करंट, और उसका हमारे पास ग्राफ क्या आएगा, ओम लॉ का ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में V इक्वल टू IR वाला ग्राफ लगेगा। ओके, रेजिस्टेंस एंड मेटल वायर में भी आगे आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस दिस, पावर इज दिस मच, पावर ये वाली है, PD देन चेंजेस टू न्यू वैल्यू। यार देखो, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, जब हमारे पास उसने रेजिस्टर नहीं दिया हुआ, फिक्स रेजिस्टर है ना, हाँ, तो जब 5 वोल्ट है तो पावर क्या है, V स्क्वायर ओवर R के बराबर। ओके, जब PD इसको चेंज करिए न्यू वैल्यू में रेजिस्टर को, with the new PD energy transfer to resistor in a time is 2.25 seconds, तो पावर निकाल लेंगे हम, पावर क्या होती है 45 ओवर 2.25, निकाल लो भाई पावर, पावर हमारे पास आई 45 ओवर 2.25, 20 वोल्ट्स, 20 वॉट्स। व्हाट इज द न्यू PD, रेजिस्टर चेंज नहीं हुआ ना, रेजिस्टर तो कांस्टेंट है, तो रेजिस्टर इज V स्क्वायर ओवर 5। ओके, अब क्या है, अब हो गया 20 V न्यू स्क्वायर ओवर R, तो 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा R से, तो हमारे पास आ जाएगा V न्यू स्क्वायर, R क्या कांस्टेंट है, नहीं है, R तो कांस्टेंट, R को तो चेंज नहीं कर रहा, तो 20 V स्क्वायर ओवर 5, यही बात है, ऊपर देखो 5 है ना, हाँ 5 है, इज इक्वल टू V न्यू स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास आ गया 4 वोल्ट्स, 4 V स्क्वायर इज इक्वल टू V न्यू स्क्वायर, तो V न्यू आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट लिया 2V के बराबर, दो वोल्टेज पहले वाला जो दो वोल्टेज उसके बराबर आ जाएगा, पहले वाले के दो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा पहले वाले का। आगे सवाल आ जाओ, हाय हाय यार, करंट 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 डायग्राम शो द पैरेलल सर्किट यूजिंग पोटेंशियोमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। पोटेंशियोमीटर वाया एक्सिस द लेंथ L1 एंड इसमें पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला लगेगा, वो कह रहा है PD को कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट से टू बी मेजर्ड, जो यहाँ PD है ना, जो इधर है वो इधर है। ओके, तो इधर अगर मैं इधर भी लगा दूं तो ये सेम रीडिंग देगा। ओके, ये सेम रीडिंग देना चाहिए। ओके, पैरेलल में सेम रहते हैं। द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर L2, द लेंथ एंड L1 and L2 डिवाइड टू PQ यूज्ड टू डिटरमाइन PD बिटवीन PQ। ओके, यस, PD बिटवीन PQ क्या आएगा, ये मैं बता देता हूँ, ये मैं बता देता हूँ आपको, जो यहाँ मैंने अभी बताया वोल्टमीटर दिखा के, ये जो है इसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होता है, L2 पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला, L1 L1 है ना, टोटल L1 है इनटू E, ये हमारे पास आएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको याद कर लो। ओके, जो इधर है PD वही इधर है PD, यहाँ अगर मैं वोल्टमीटर लगा दूं तो मुझे भी सेम रीडिंग देनी चाहिए, सेम रीडिंग देगा वो मुझे। ओके, पैरेलल वोल्टेज और पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, करंट I1 मस्ट बी 0, नहीं I2 मस्ट बी 0, यस। जब हम यहाँ जब कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ कोई करंट नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई करंट नहीं होना चाहिए, कहाँ गया ये रहा, यहाँ कोई करंट नहीं होना चाहिए, इधर कोई करंट नहीं होगा, इधर कोई करंट नहीं मौजूद होगा, तभी हमारा जो ये है ये स्पीड को मेजर करेगा। यहाँ कोई करंट मौजूद ही नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई करंट मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इधर मेजर कर रहा है ना V,
जो इधर मेजर हो रहा है V वही, जो इधर मेजर हो रहा है V वही इधर V के बराबर है, इसलिए यहाँ कोई करंट मेजर नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई करंट नहीं होना चाहिए, यहाँ जैसे वो मेजर करना चाहिए, उसको पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करे बस। ओके, पीडी अक्रॉस वाई जी मस्ट बी 0। यार इतना घटिया आदमी, नहीं 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 यार, इतना घटिया कोई कैसे बोल सकता है? पीडी में अक्रॉस तो मेजर क्या करेंगे भाई, हम किसको मेजर करेंगे? ये देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला ये है, उसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेजर किसको करेंगे? क्या हो गया भाई? ओके, रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल सर्किट गलत, कौन सा एक्सटर्नल सर्किट भाई? क्या हो गया यार, कैसी बातें कर रहे हैं ये? डायग्राम शो द सर्किट, दिस स्टेटमेंट अबाउट द सर्किट इज नॉट करेक्ट। ये मैं भी एनर्जी ट्रांसफर इन चार्ज सही है, डेफिनेशन और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सही है, तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम केमिकल गलत, सही सही सही, सेल में ना, हाँ सही है सही है सही है, केमिकल केमिकल एनर्जी टू एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ जी सही है। The EMF is greater than the terminal potential difference when the circuit is closed. The electromotive force of the cell is greater than the terminal potential difference when the circuit is closed. Yes. क्योंकि कुछ वोल्टेज लॉस भी हुआ है ना, किरचॉफ सेकंड लॉ। ये देखो, ओके हाँ जी भाई, एंड ऑप्शन वो क्या कह रहा था? एंड ऑप्शन वो कह रहा था व्हेन द स्विच इज ओपन द वोल्ट मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द होल। ये गलत बात है, ये गलत बात है, और मेरे पहले 3 सही हो गए तो ऐसी बात है, ये एंड वाला सही होना था, एंड वाला पहले 3 स्टेटमेंट सही तो एंड वाला गलत, तो उसने गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। अब ये क्यों ऐसा? व्हेन द स्विच इज ओपन द वोल्ट मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। वोल्ट मीटर मेजर्स नथिंग, वोल्ट मीटर कुछ भी नहीं मेजर करता, मैंने लिखा है 0 वोल्ट कुछ भी मेजर करता, क्योंकि यार स्विच ओपन है। अगर वोल्ट मीटर इधर कनेक्ट होता ना, इधर, तो वोल्ट मीटर जो है जो हमारी रीडिंग देता वो होती है हमारे पास वोल्टेज के बराबर, ना ईएमएफ के बराबर। वोल्ट मीटर जब रीडिंग देता होती है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारे पास होती है, वो बैटरी के टर्मिनल पे हमने लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास होती है किसके बराबर? ईएमएफ के बराबर होती है। कोई लॉस्ट आईआर जो है वो 0 होता है, आईआर नहीं होता कोई, ठीक है। आईआर से तब होता है जब हमारे पास लोड कनेक्ट हो जाए, जब हमारे पास कोई रजिस्टर कनेक्ट हो जाए, ठीक है, जब हमारे पास एन टर्मिनल जो ये टर्मिनल है इस पे जब वो कनेक्ट करते हैं ईएमएफ वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो ईएमएफ के बराबर होगी। ओके, और आईआर जो है वो 0 होगा, आईआर कुछ भी नहीं होगा। आईआर तब होता है जब हमारे पास हम उसको कनेक्ट करें किसी लोड से, किसी लोड से कनेक्ट करें, क्या कहते हैं ये, जब किसी लोड से कनेक्ट करें तो अब जैसे यहाँ सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज होगा तो जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करता, ये मैं मेजर नहीं करता, और वही यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वही यहाँ मेजर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? E इक्वल टू V प्लस IR। ये जो चीज है कि ये हमें मेजर करेगा, ये मेजर हो रहा है, इधर भी मेजर हो रहा है और इधर भी मेजर हो रहा है, और ये जो चीज है ये लॉस्ट हो रही है, ये लॉस्ट वोल्टेज है। ये लॉस्ट वोल्टेज कब होते हैं? जब हमारे पास कोई लोड अप्लाई हो जाए, लोड कनेक्ट हो जाए। अगर लॉस्ट वोल्टेज, अगर लोड कनेक्ट नहीं है, सर्किट मतलब ये क्लोज, क्या कहते हैं, कोई लोड कनेक्ट नहीं है, यहाँ से कोई लोड कनेक्ट नहीं है, जैसे अभी है कोई लोड कनेक्ट नहीं है, स्विच ओपन है, सिर्फ वो जो मेजर कर रहा है, और मैंने इधर लगा दिया वोल्ट मीटर इधर इस चीज में, तो वोल्ट मीटर जो मुझे रीडिंग देगा वो ईएमएफ के बराबर होगी। अगर मैंने इधर लगाया तो वोल्ट मीटर क्या कुछ भी मेजर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो स्विच है वो ओपन है, स्विच ओपन है, तो यहाँ कुछ भी मेजर नहीं होगा, 0 वोल्ट मेजर होंगे। ओके, और इसकी मैं आपको एक वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 3 वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो आप देख लेना। सरहसान फ्रीड ने ये बनाया, ये वाले डिफरेंस बताया इन चीजों का, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के जो क्या फर्क है, और कब इंटरनल रेजिस्टेंस और क्या होता है। हमारे पास जो चीज मेजर होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, और जब ओपन हो स्विच, मतलब जब हम ओपन हो स्विच और कोई लोड कनेक्ट ना हो तो हमारा ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ पोटेंशियल के बराबर होती है, और हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे होते हैं जो ईएमएफ के बराबर होता है। लेकिन जब लोड कनेक्ट हो जाए तो जो इधर वोल्टेज है वो इधर वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, और ईएमएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा V = IR। जितना बढ़ाओगे करंट, जितना लोड बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, उसकी वजह से हमारे पास हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। इसकी मैं 3 वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उनको जरूर चेक करना, दे आर वेरी 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 यूजफुल। सर्किट इन करंट I 0.80 एंपियर एंड एक्सप्रेशन I in volts and R in this। ओके, इधर ये है, इधर भी होना चाहिए हमारे पास 0.80 एंपियर्स। ओके, इधर भी सेम वोल्टेज होगा, इधर भी सेम वोल्टेज होगा। ओके, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज V = IR। यार तुमने क्या कहा है? उसने बताया मुझे, ये बताओ। E = V प्लस IR। V हमारे पास क्या है? हाय हाय, V EMF is equals to IR, I into total resistance। total resistance हमारे पास क्या है? I into total resistance which is 2.5/2। I हमारे पास क्या है? करंट कितना है यार? क्या हो रहा है? करंट कितना है? 0.80, 2.5/2। टोटल रेजिस्टेंस इसकी हम करेंगे ना यार, वो आएगी 2.5/2, शॉर्टकट है, शॉर्टकट, प्लस 0.80 R। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास आएगा आंसर E - 2/0.80 करंट इन वन ऑफ द, अच्छा टोटल करंट, हाँ वही टोटल में लिखना है, क्या लिख रहा हूँ मैं, इधर आएगा टोटल, इधर आएगा टोटल, इधर आएगा टोटल करंट है ना, टोटल करंट। अब टोटल रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो आपने टोटल करंट लेना है, इधर से टोटल करंट क्या आएगा? 1.6 एम्पियर्स, 1.6 एम्पियर्स। आ जाओ, E - 2, और इधर भी हमारा टोटल करंट आएगा, टोटल करंट में ये होगा। ओके, ये हो गया 1.6 into R। ओके, आगे आ जाओ, रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल, इसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। सही, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बीटा माइनस का मास इज इक्वल टू बीटा प्लस का मास विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मास विच इज इक्वल टू 9.11 into 10 की पावर -31 kg। ओके, आगे आ जाओ। विच क्लास इज द पेरियन मेसॉन्स? मेसॉन्स में हमारे पास
हेड्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन में हमारे पास बेरियंस बेरियन बेरियन में भी हमारे पास हेड्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर राइट हुआ, ये सारे गलत है। आगे आओ। मैग्नीशियम को हमने किया, सोडियम आया, यूनिट बार है +1 0। ये क्या होता है? पॉजिट्रॉन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज एंटी मैटर, एंटी एंटी पार्टिकल है, तो उसके सारे पार्टिकल रिलीज होना चाहिए, उसका होना चाहिए मैटर रिलीज होना चाहिए। मैटर क्या होगा? न्यूट्रिनो होगा, नहीं होगा? न्यूट्रिनो होगा या नहीं होगा? न्यूट्रिनो का क्या होता है? ये होता है न्यूट्रिनो का। हाँ जी, ये और न्यूट्रिनो का वो क्या होता है? गामा की तरह होता है, कोई इसमें ना मास होता है ना चार्ज नंबर होता है। तो आंसर क्या आया हमारे पास इसका? बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। यस, दी आंसर आ गया। ओके।